नमो वह मित्रों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसने दुनिया को एक नया नज़रिया दिया, फ्रांसिस बेकन। ये शख्सियत ना कि सिर्फ एक महान फिलोसोफर थी, बल्कि एक साइंटिस्ट और लॉयर भी। आज हम देखेंगे कि कैसे उनके एम्पेरिकल मेथड, कैसे उनके विचार ने ना सिर्फ वेस्ट बल्कि हिंदुस्तान में भी बहुत रेलेवेंट रूप निभाया है। बिफोर जंपिंग इनटू द एपिसोड, आई वांट टू गिव अ क्विक शाउट आउट टू माय फ्रेंड्स एंड माय गर्लफ्रेंड। मेरी प्रेमिका और मेरे मित्रों के प्रोत्साहन के बाद ही मैंने ये पॉडकास्ट शुरू किया। अगर ये पॉडकास्ट मैं शुरू ना करता तो मेरी स्टेज फियर और मेरी एंजाइटी हमेशा मुझे कुछ ना कुछ क्रिएट करने से रोकती रहती है। मैं काफ़ी वर्षों से एक पॉडकास्ट या फिर कुछ कंटेंट क्रिएट करने के लिए सोचता हूँ, पर स्टेज फियर, एंजाइटी, पब्लिक जजमेंट के डर से मैं हमेशा अपने कदम पीछे खींच लेता था। फिर मेरी इस चीज़ के बारे में चर्चा हुई मेरी प्रेमिका से, मेरे कोवर्कर से, मेरे मित्रों से, और उन लोगों के प्रोत्साहन के बाद मैंने ये पॉडकास्ट शुरू करने का निर्णय लिया और पिछले 6 एपिसोड्स रिकॉर्ड भी किए और रिलीज़ भी किए। अगर इन 6 एपिसोड से पहले मुझे पूछा जाता और बताया जाता कि मैं 6 एपिसोड्स कर लूँगा और 7वां रिकॉर्ड कर रहा होऊंगा, तो मुझे बेविश्वास ना होता। ऑल्दो इट माइट नॉट बी अ बिग डील फॉर सम, बट इट इज़ अ रियली बिग डील फॉर मी। Thank you so much, guys. Thank you so much for being in my life. Thank you so much for being there for me. I really hope मैं भी आप लोगों के जीवन में ऐसी वैल्यू ऐड कर पाऊँ। तो let's jump into the episode. फ्रांसिस बेकन का जन्म 22 जनवरी यानी मेरे जन्मदिन के दिन 1561 में हुआ था इंग्लैंड में। उनके पिताजी सर निकोलस बेकन बहुत ही पावरफुल व्यक्ति थे क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट के कोर्ट में। उन्हें लॉर्ड कीपर और लॉर्ड चांसलर की पदवी मिली हुई थी। इसी वजह से फ्रांसिस को भी काफ़ी अच्छी पढ़ाई और अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, काफ़ी खुशी, कंफर्टेबल अपब्रिंगिंग थी उनकी। बट इट डजंट मीन कि उनके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव नहीं है। बेकन के जीवन में भी एक फेयर शेयर ऑफ ट्रेजेडीज हुई। 18 वर्ष की आयु में उनके पिताजी की बीमारी से, एक लंबी बीमारी से मृत्यु हुई। फिर उन्होंने 1573 में ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से पढ़ाई शुरू की। वहाँ उनकी प्रतिभा का काफ़ी सम्मान हुआ और उन्हें ग्रेज इन लॉ कॉलेज में एडवोकेट के लिए ट्रेनिंग दी गई। सन 1592 में वो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए, लेकिन उन्हें उनकी काफ़ी कटिंग एज फिलोसफीज और विचारों के कारण क्वीन एलिजाबेथ ने उन्हें जेल में डाल दिया, कुछ समय के लिए ऑफकोर्स। और उन्होंने बेकन को बोला कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा ही बोलता है। 1617 में किंग जेम्स द फर्स्ट ने बेकन को लॉर्ड कीपर ऑफ द ग्रेट सील बनाया और 1618 में लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड बनाया। यह उनके करियर का पीक था, लेकिन 1621 में रिश्वत लेने के आरोप में उन्हें इन पदों से रिज़ाइन करना पड़ा और पॉलिटिकल करियर से अपने कदम पीछे लेने पड़े। बाकी की ज़िंदगी उन्होंने अध्ययन, प्रयोग और लिखाई में गुजारी। 1526 की सर्दियों में वो बुखार से बीमार हुए और 1526 9 अप्रैल को उनकी मौत हुई, यानी कि आज ही के दिन। सो पोएटिकली इट इज़ द बेस्ट डे टू रिलीज एन एपिसोड अबाउट हिम, टू रिकॉर्ड एन एपिसोड अबाउट हिम। 65 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो उनकी कोर फिलॉसफी के बारे में बात करते हैं हम। बेकन का मूल विचार था कि इंसान को सब कुछ अपनी ही एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट से सीखना चाहिए। किसी भी बात को सिर्फ इसलिए नहीं मानना चाहिए कि कोई बड़ी किताब या बड़ी शख्सियत उसे बोल रही है। उन्होंने कहा, नेचर टू बी कमांडेड मस्ट बी ओबेड, यानी कि हम नेचर को खुल के देखना और समझना चाहते हैं तो हमें उसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम उसे कमांड कर पाएंगे। इस अप्रोच को एम्पेरिकल अप्रोच कहा गया, और ये एम्पेरिकल अप्रोच उस समय के लिए काफ़ी रैडिकल थी जब पूरी दुनिया ग्रंथ ज्ञान पर ही आधारित है। वहाँ पर बेकन ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं। बेकन ने सबको सिखाया कि सच्ची नॉलेज प्रमाण और ऑब्जर्वेशन से ही आती है, ना कि सिर्फ पुरानी किताबों से। सिर्फ बीइंग द ऑपरेटिव वर्ड इन माय सेंटेंस। इन्होंने साइंटिफिक मेथड को बहुत महत्व दिया। अब जैसे कि उस समय के इंग्लिश पॉलिटिकल फिलोसॉफिकल सिनेरियो में ये होता था कि अगर कोई भी एरिस्टोटल को या प्लेटो को कोट कर देता था ग्रीक में, तो उसे समझदार समझ लिया जाता था। जैसे कि आज के भारतीय पॉलिटिकल सिनेरियो में कोई भी अगर वेदों को, पुराणों को, महाभारत को, रामायण को, रामचरितमानस को अगर कोट कर देता है संस्कृत में या फिर उनकी भाषाओं में, तो उसे समझदार मान लिया जाता है।
ऑल्दो ग्रंथ ज्ञान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पर सिर्फ ग्रंथ ज्ञान काफ़ी नहीं है। आपको मॉडर्न डे ऑब्जर्वेशंस को भी इंकलकेट करना पड़ेगा अपने प्रोसेस में। बेकन का एक फेमस कोट था, इफ अ मैन विल बिगिन विद सर्टेनिटीज ही शैल एंड इन डाउट्स, बट इफ ही विल कंटेंट टू बिगिन विद डाउट्स ही शैल एंड इन सर्टेनिटीज। यानी हमें हर चीज़ को शंका से देखना चाहिए, सवालों को उठाना चाहिए, तभी हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। बेकन की एक बहुत ही फेमस एलेगरी थी आइडल्स की, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि हमारे आसपास के आइडल्स या मिसकंसेप्शंस ही हमें सच देखने से रोकते हैं, चाहे वो आइडल्स ऑफ द ट्राइब हो, आइडल्स ऑफ द केव हो, आइडल्स ऑफ द मार्केट प्लेस हो, या आइडल्स ऑफ द थिएटर हो। सो यहाँ पे फुल डिस्क्लोजर आइड लाइक टू टेल, बेकन हैड एथनोसेंट्रिक बायस। यहाँ पे वर्ड आइडल को उन्होंने नेगेटिव कॉनोटेशन में यूज़ किया है। क्रिश्चियंस और सारे ही एब्राहमिक फेथ्स के लिए आइडल्स आर समथिंग सिग्निफाइंग प्रिमिटिवनेस। तो बेकन ने भी अपनी इस मिसकंसेप्शन बेस्ड एलेगरी को आइडल्स की एलेगरी का नाम दिया। पर लेट्स नॉट जज द फिगर्स ऑफ द पास्ट विद आवर मॉडर्न डे यार्डस्टिक। सो इसके बारे में और बात करते हैं। तो ये उनकी सबसे फेमस और महत्वपूर्ण एलेगरी थी। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे हम सत्य तक पहुंच सकते हैं, कैसे हम हमारे दिमाग को गलत धारणाओं, पूर्वाग्रहों और मिसचीफ्स से मुक्ति दिला सकते हैं। आइडल्स ऑफ द ट्राइब में इंसानियत की कमज़ोरियाँ, बुद्धि की कमज़ोरियाँ हैं जो हम सब में समान रूप से पाई जाती है, उनके बारे में बात की गई। हमारे ट्राइबल इंस्टिंक्ट, जैसे हम जल्द ही एक ऑब्जर्वेशन से जनरल प्रिंसिपल निकाल लेते हैं, हम जल्दी कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं, या हम हमारे पुराने विचारों से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं, हमारे पूरे पुराने एक्सपीरियंसेस हमारे नए ऑब्जर्वेशंस को टेंट कर देते हैं। बेकन ने लिखा, द ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इज नो ड्राई लाइट बट रिसीव्स एन इन्फ्यूजन फ्रॉम द विल एंड अफेक्शंस व्हाट इट विशेस टू बी ट्रू। हम वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। आइडल्स ऑफ द केव्स वो बायसेस और पक्षपात है जो हर व्यक्ति की विशेष, हर व्यक्ति की इच्छाएं, हर व्यक्ति के विशेष अनुभवों, परिवार, वातावरण से आते हैं। जैसे कोई गरीब आदमी अमीरों के खिलाफ पूर्वाग्रही हो सकता है। वो ये बात मानता है कि अमीर है तो एक्सप्लॉयटेटिव होगा, वो बुरा होगा, वो उसे लूटना चाहता है, वो उसे गरीब ही रखना चाहता है, विच मे बी ट्रू फॉर सम केसेस बट नॉट फॉर ऑल। बेकन बोलते हैं, everyone has a cave or den of their own which refracts and corrupts the light of the nature। हम यहाँ पे वो लाइट की बात कर रहे हैं, यानी कि idols are used in the negative sense and light is used in a positive enlightening sense, if you know what I mean। But yeah, let's get back to the topic। idols of the marketplace, ये वो मिसचीफ्स हैं जो भाषा की गलत इस्तेमाल से पैदा होते हैं। हम शब्द और समास को गलत तरीके से समझते हैं और बकवास करने लगते हैं। बेकन ने एलेगरी दी कि men converse by compounding of words, not defining them। Idols of the theatre, वो गलत धारणाएं और नज़रिए हैं जो हमें किताबों, फिलॉसफी से मिलते हैं। हम इनका पक्का विश्वास करने लगते हैं और इन्हें हमारी पर्सनालिटी का पार्ट बना लेते हैं, क्योंकि वो एक रेप्यूटेड सोर्स से आते हैं। सो बेकन यहाँ पर बोलते हैं, द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ नॉलेज इज नॉट इग्नोरेंस, इट इज़ द इल्यूजन ऑफ नॉलेज। सो बेकन ठहराते हैं कि अगर हम सच्चाई तक पहुंचना चाहते हैं, सच्ची नॉलेज तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमें इन सारे बायसेस और मिसचीफ्स को दूर भगाना होगा। हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट से ही हकीकत तक पहुंचना होगा। तो अब बात कर लेते हैं की प्रिंसिपल्स ऑफ बेकन्स फिलॉसफी के बारे में। सबसे पहले इंसान की प्रमुख प्रक्रिया इंडक्शन होनी चाहिए, ना कि डिडक्शन। यानी कि हमें ऑब्जर्वेशन से शुरू करके जनरल प्रिंसिपल्स तक पहुंचना चाहिए, ना कि कुछ जनरल प्रिंसिपल्स को सुन के, पढ़ के उनसे अपने ऑब्जर्वेशंस को हाइंडसाइट में टेंट करना और उनसे अपने ऑब्जर्वेशंस को बायस्ड रूप से देखना। दूसरा, हमें अपने पुरानी धारणाओं से बाहर निकलना चाहिए और खाली दिमाग से न्याय करना चाहिए। तीसरा, नॉलेज और प्रोग्रेस का मकसद होना चाहिए एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन एम्पायर, ना कि किसी जाति, धर्म, देश विशेष। सारे मैनकाइंड का नॉलेज और विज्ञान से भला होना चाहिए। नॉलेज की तलाश सिर्फ तलाश की खातिर ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी होना चाहिए।
थियोरेटिकल साइंस, थियोरेटिकल फिलॉसफी हैज़ नो इम्पोर्टेंस इन द रियल वर्ल्ड। ये मेरा पर्सनल बिलीफ भी है। आप बैठकर कुछ भी सोच सकते हैं, आप बैठकर कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, अगर उससे आपके समाज का, आपके लोगों का भला नहीं हो रहा है तो फिर इट डजेंट मैटर। हमें नेचर को पहले समझना चाहिए, फिर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस बारे में भी बेकन ने काफ़ी एम्फसाइज किया है कि आप ह्यूमन नेचर हो, सोसाइटी का नेचर हो, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं बिना उसे समझे, बिना उसके डीप रूटेड सत्यों को समझे, बिना ह्यूमंस को समझे। आप कहते हैं कि ह्यूमंस चोर है तो उन्हें जेल में डाल दीजिए। आपको उनके मोटिवेशंस को समझना पड़ेगा, आपको उनके क्राइम करने के मोटिवेशंस को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे कई प्रिंसिपल्स थे जो आज भी बहुत रेलेवेंट होते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी बेकन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जहाँ 16वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में बेकन और उनके आइडियाज़, स्पिनोज़ा के आइडियाज़ जन्म ले रहे थे इंग्लैंड में, उनके रेनेसां एरा में, वहाँ पे जब ये सब चल रहा था उससे 1000 वर्षों पहले भारत में भी वेरीफाइबल एविडेंस, ऑब्जर्वेशंस पर काम शुरू हो चुका था। As much as I disagree with it, Vedang Jyotish, astrology, is also a observational science. तो चाहे वो एक लिमिटेड ऑब्जर्वेशनल साइंस हो, पर वो भी एक ऑब्जर्वेशनल साइंस है, और वो भी तथ्यों से, फैक्ट्स से, प्रूफ से अपने इन्फरेंसेस को निकालता है। सेम इज़ द केस विद आयुर्वेदा। अपने समय पे ज्योतिष और आयुर्वेदा ऑब्जर्वेशन से ही अपनी थ्योरीज को निकालते हैं, ना कि कोई एक थ्योरी को पकड़ लिया और उससे फिर ऑब्जर्वेशन डिराइव किए। चाहे ये दोनों साइंसेस अब लिमिटेड हो चुके हों, पर ये दोनों बताती है कि कैसे भारत भी काफ़ी सदियों से एक वेरीफाइबल एविडेंस एंड ऑब्जर्वेशनल एविडेंस ड्रिवन सोसाइटी रहा है। ऐसी ही एक और शख्सियत थी बरूच स्पिनोजा, जिन्होंने अपने फिलोसॉफिकल विचारों से पूरी दुनिया को चौंकाया। बेकन के बाद हम अगले एपिसोड में इस महान डच फिलोसोफर के बारे में चर्चा करेंगे। सॉरी, स्पिनोजा के कई विचार तो बेकन जैसे ही थे, कि हमें कैसे हर चीज़ को शंका से देखना चाहिए, ऑब्जर्वेशंस और रीजनिंग पे भरोसा करना चाहिए, और ट्रेडिशंस को विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए। लेकिन स्पिनोजा के मेटाफिजिकल विचार काफ़ी अलग थे बेकन से। वेयर बेकन वॉज एन आउट एंड आउट एथियस्ट, स्पिनोजा वॉज मोर एंशिएंट ग्रीक रिलीजन इन्फ्लुएंस गाय। तो ठीक है, आई एम एक्साइटेड फॉर रिकॉर्डिंग द नेक्स्ट एपिसोड। आई एम हैप्पी कि मैं 7वां एपिसोड रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। हो सकता है कि अगला एपिसोड स्पिनोजा पर आने से पहले मैं एक एपिसोड निकोलो माकियावेली पे भी डाल दूँ, ऑल्दो ये ऑर्डर में नहीं होगा, बट आई एम रियली इंटरेस्टेड इन द गाय एंड आई हैव बीन रीडिंग अ लॉट अबाउट हिम लेटली। तो अगर वो एपिसोड आता है तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो just keep looking out for the next episodes, and thank you so much for listening. Bye.